नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे बांस की खेती के विषय में और साथ ही साथ फिंगरलिंग मछली जीरा के विषय में भी जानेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक, दुधारू पशुओं की नस्ल की संवर्धन और संख्या बढ़ाने की तकनीक। जलवायु अनुकूल फसल की उन्नत किस्में विकसित होंगी, बढ़ेगी किसानों की आय। स्वर्णमणि स्वर्ण प्रतिभा प्रभेदों से करे वैगन की खेती। दुधारू पशुओं की संख्या और पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। इसी योजना के अंतर्गत एक सहायक परियोजना चल रही है। किसानों के पास आय के मुख्यतः दो ही साधन होते हैं, खेती और पशुपालन। हमारे प्रधानमंत्री इन दोनों ही क्षेत्रों में योजनाओं के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासशील रहते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत किसानों को देसी नस्ल की गाय पालने की सलाह दी गई है, जो यहाँ की जलवायु में रचे बसे हैं। गाय की नस्ल के संवर्धन एवं गोधन की संख्या में वृद्धि के लिए पशुओं में भी भ्रूण प्रत्यारोपण यानी IVF तकनीक विकसित की गई है, जो पूरे देश में चल रही है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में भी ये परियोजना चल रही है। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से बिहार में नंदिनी नाम की बछिया का जन्म हो चुका है। ये तकनीक पशुओं को निरोगी रखने में भी सहायक है। देश के पशुपालकों के लिए ये खुशी की बात है कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के लैब में भ्रूण की सफलतापूर्वक बनने लगे हैं, जो जल्द ही किसानों के लिए भी उपलब्ध होंगे। पशुपालक किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में पशुओं का विशेष प्रबंधन जरूरी हो जाता है। इसके लिए कुछ एहतियात बरते तो आपके पशुओं प्रचंड गर्मी में भी निरोग रहेंगे। अभी पशुओं के दिन में 2 बार स्नान अवश्य कराएं। पानी खूब पिलाएं और उसमें ग्लूकोज मिलाकर दें तो पशुओं के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। धूप में चरने के लिए पशुओं को ना भेजें। जलवायु अनुकूल खेती को सफलतापूर्वक प्रदेश के खेतों में उतारने के लिए बीते दिनों बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में चौथे कृषि रोड मैप पर एक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें जलवायु अनुकूल फसल की उन्नत किस्में विकसित करने की रूपरेखा पर विशेषज्ञों के बीच चर्चा हुई। कार्यशाला में कम वर्षा वाले जिलों में भी दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की उन्नत किस्मों के अनुसंधान की जरूरत बताई गई। चौथे कृषि रोड मैप में पशुओं के जरिए मनुष्य में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए वन हेल्थ प्लेटफॉर्म एकीकृत मंच को आकार देने का निर्णय भी कार्यशाला का मुख्य आकर्षण रहा। बैगन की बेहतरीन किस्म की खेती करके किसान बाजार में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बैगन 2 महीने में बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम समय में इस फसल से किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। स्वर्णमणि, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली बिहार की जलवायु के लिए बैगन के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। इसीलिए किसान भाई आप अभी इन किस्मों से बैगन की खेती करें तो आपको बेहतर मुनाफा हो सकता है। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न मंडियों में आलू प्याज के भाव कुछ इस प्रकार हैं। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1600 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 1700 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और मौसम अनुकूल सलाह से खेती कीजिए। अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। साथ ही 13 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी।
राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसानों को बारिश का मौसम की धान के प्रमाणित बीज जैसे राजेंद्र श्वेता, राजेंद्र मसूरी 1, MTU 709, स्वर्ण सब 1 आदि की नर्सरी बुआई करने की सलाह दी जाती है और हंस आदि बीज उपचार बाविस्टिन 2G प्रति किलोग्राम के साथ किया जाना चाहिए। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 वर्ग मीटर बीज विस्तार के लिए 1 किलोग्राम नेत्रजन, 1 किलोग्राम स्फुर और 1 किलोग्राम पोटाश मिट्टी में छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। इसी के साथ यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची
और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे देश में बांस का इस्तेमाल हमेशा से कृषि कार्य या कौशल शिल्प में होता रहा है, लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में बांस का उपयोग और मांग दोनों बढ़े हैं। इसी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए हमारे किसान का रुझान बांस की खेती की ओर बढ़ा है। तो आइए आज हम जानेंगे कि बांस के उपचार की विधि क्या है और इनसे होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। और ये जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ मनीष कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष ऐसे विषय को लेकर आते हैं जिससे आपको त्वरित लाभ मिल सके। और आज भी हम ऐसे ही विषय लेकर आए हैं और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे नया भी हम कह सकते हैं कि आपने बांस की खेती की होगी और उससे आपने लाभ भी कमाया होगा, लेकिन इसमें उसकी खेती में, बांस की खेती में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उसका जो सड़ने और गलने की प्रक्रिया, उसमें क्या उपचार विधि अपनानी चाहिए। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष कुमार मौजूद हैं, जो प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी मोतिहारी में कार्यरत हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बांस उपचार सर क्या है? नमस्ते किसान भाइयों, आज हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो कि नया तो नहीं है पुराना ही, लेकिन जो है इसके तरीके बदल गए हैं इस दौर में। जैसे पहले बांस उपचार पहले क्या है वो हम लोग समझे। बांस उपचार बेसिकली क्या है, बांस का जो लाइफ है वो बहुत कम है, जो सेल्फ लाइफ आम लकड़ी के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। तो बांस जो है बहुत ही, बांस में जो है आपका जो है स्टार्च, हेमीसेलुलोज, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है जो डिकेइंग एजेंट है आपको उसको क्या करता है, बांस को बहुत जल्दी शरा देता है। अमूमन हम देखते हैं जो बांस 1 साल से 2 साल में सड़ जाता है, लेकिन जब हम बांस को उपचार करेंगे तो वो उसका जो है सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो बांस उपचार बेसिकली ये आज से नहीं, ये बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन उसके तरीके अलग अलग हैं। हमारा जो पारंपरिक विधि था वो अलग था, अभी जो है नए हाईटेक तरीके आ गए हैं जिससे हम बांस को जो है तुरंत और बहुत ही इफ़ेक्टिव उपचार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी सर आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है। इसी क्रम में जैसा कि आपने बतलाया, उसी पर मेरा अगला सवाल आधारित है कि बांस उपचार की जो विधि तो आपने बतला दिया, उसके कौन कौन से तरीके हैं जो हमारे किसान भाई अपनाकर बांस की खेती को और भी सुदृढ़ तरीके से कर सकते। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत से, आज से नहीं, हम लोग हमारे पूर्वज के ज़माने से जो बांस का जो है उपचार चल रहा है जिसमें बांस को क्या करते थे हम लोग, जो है बांस को कुछ दिन काट करके छोड़ दिए, फिर जो है वो उसको यूज करते थे। तो जिसमें क्या है, हम लोग कलम में ही छोड़ देते हैं उसको कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद खींच के लेके आते हैं। और उसके बाद क्या है, एक तरीका है जो पानी में डुबोते हैं, पानी में कुछ दिन डुबो के 1 से 2 महीने तक डुबो कर जब हम पानी में रखते हैं तो उसमें एक महक आ जाती है जो उसको सराने गलाने वाले एजेंट्स हैं, जो बायोडिग्रेडेबल एजेंट हैं, उसको क्या करता है, महक से जो है उसका जो है उसमें अटैक नहीं कर पाता है और जिससे उसका लाइफ बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण सर जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक दी जा रही है। सर, इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा अगला जो सवाल है, जैसा कि आपने बतलाया कि इसकी क्या विधियां हैं जिससे बांस की जो खेती है उससे उसको लाभ मिल सके, लेकिन इसके तौर तरीके क्या हैं?
कि उन तौर तरीकों को अपनाकर जो हमारे किसान भाई हैं बांस की खेती को और भी सुदृढ़ तरीके से कर सकें। बांस को उपचार हम लोग कैसे करते हैं, जिसमें हम लोग पारंपरिक विधि को जान रहे थे, और उसके बाद पारंपरिक विधि के बाद जो है उसके बाद आता है जो है बिना मशीन के थ्रू जो है हम लोग कैसे ट्रीट करें। इसमें जो है बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम स्प्रे अगर करते हैं तो उसमें क्या है, बांस का जो लाइफ अमूमन हम बाहर में देखते हैं जैसे 1 से 2 साल में सड़ जाता है, लेकिन हम जब केमिकल से उपचार करते हैं तो वो बांस का लाइफ जो है लगभग आप जो ओपन कंडीशन में वो 4 to 5 ईयर्स तक चला जाता है। अगर इंडोर कंडीशन में देखें तो ये बहुत ज़्यादा 25 साल 30 साल तक, इवन 50 ईयर्स तक भी रिपोर्टेड है जो बांस जो है उसमें ख़राब नहीं होता है। लेकिन जो आपका ट्रीटमेंट के तरीके हैं जिसमें आपका बहुत से यूज के बेस पर जो है उसका ट्रीटमेंट है। आपको पूरे बांस को ट्रीट करना है या जहाँ तक आपका यूज है वहाँ तक आपको ट्रीट करना है, तो वो डिपेंड करता है आपको ट्रीटमेंट पे। और एक जैसे केमिकल्स में आप जो है बोरेक्स और बोरिक एसिड जो है उसको जनरली हम बोरेक्स 1.5:1 का जो है बोरिक एसिड का जो है रेशियो जो है 5% कंसंट्रेशन के साथ रखते हैं और उसको जो है स्प्रे करते हैं। उसके बाद बहुत डिपिंग है, बट इन ट्रीटमेंट है, जिसमें क्या है आप कच्चे बांस को काटिए और कुछ डाल पात रहने दीजिए और उस बांस को पूरे एक जो घोल है एक ड्रम में रख दीजिए, ड्रम में रख के और उसको बांस को उसमें रख दीजिए। कुछ दिनों बाद जो है वो क्या करता है अपटेक कर लेता है केमिकल्स को, तो पूरे उसके सैप में जो है प्लेस कर जाता है। सैप में जाने के बाद केमिकल्स बहुत ही हार्ड होता है जिसके वजह से जो है कीड़े और मकोड़े उस पर जो भी बोरर्स वगैरह हैं उसको अटैक नहीं कर पाते हैं। सर आते हैं अगले सवाल पर कि बांस उपचार से जो बांस का फर्नीचर उद्योग है उसको कैसे लाभ मिल सकता है? अभी बांस का सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, सड़न और गलन से। बांस का लाइफ जो है पहले से हम जिक्र कर रहे हैं जो बहुत कम होता है, इसके वजह से जो है बांस का जो है मार्केट में डिमांड नहीं था। लेकिन अभी भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये है मतलब इस एरिया में, बांस के एरिया में बहुत ज़्यादा पहल कर रहे हैं जो बांस को प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। बांस के अभी नए नए जो हैं आपके फर्नीचर्स बन रहे हैं, इवन आपका जो यूटेंसिल से लेके आपका जो है हस्तकला के क्षेत्र में आपका जो है बहुत ज़्यादा उसका उपयोग हो रहा है। तो जो डर था वो सड़न गलन का डर था वो अब ख़त्म हो चुका है। जब हम इसे छोटे से एक इनपुट देने पर जो है वो बांस का लाइफ सीधे जो है 4 टाइम 5 टाइम इवन 10 टाइम बढ़ जाता है, जो अब एक भरोसा देता है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए। जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए ये बांस उपचार कितना फ़ायदेमंद है? हाँ किसान भाइयों, देखिए अभी जब हम बांस का उपयोग करते हैं, किसान भाई जैसे पान का बाड़ा बनाने के लिए, सब्जी का बाड़ा बनाने के लिए, आपका बहुत जगह जो केला वगैरह में स्टेकिंग का यूज करते हैं, तो वहाँ जो बांस 1 साल के अंदर ख़राब हो जाता था, सड़ जाता था, लेकिन जब हम इसे ट्रीट करेंगे तो यही बांस 5 साल 6 साल चलता है। जब बांस हम लगाते हैं तो उस समय हमारा मेजर कॉस्ट जो है किसानों को जो है लग जाता है। अब यही कॉस्ट जो है 4 साल बाद लगेगा तो एक बहुत ही जो है आपका इनपुट कॉस्ट में जो लागत लग रहा था वो कॉस्ट जो है हमारा सीधे रिड्यूस कर जाएगा अगले 4 साल के लिए। तो एक जो हमारा आउट कॉस्ट होगा, जो हमारा इनकम होगा, फाइनल इनकम होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि बांस की खेती कोई ज़्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है। आप इसको अमल में ला करके और हमारे विशेषज्ञों के द्वारा समय समय पर दिए गए सुझावों को अमल में ला करके आप बांस की खेती से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आर्थिक उन्नति का मार्ग सुदृढ़ तरीके से प्रशस्त कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने बांस की खेती के विषय में विस्तार से जानकारी हासिल की। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। मछलियों का हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी अहम रोल होता है, इसलिए मछली उत्पादन में भी किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए अगर आप अधिक उपज पाना चाहते हैं तो फिंगरलिंग मछली जीरा बहुत ही उपयोगी होता है। आप इसका इस्तेमाल कर अच्छे उत्पादन पा सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी लाभ ले सकते हैं। तो आइए इसकी जानकारी हासिल करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर उदयराम गुजर से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, खेती के साथ साथ खेती के अलावे जो अन्य विभिन्न आयाम हैं जिनसे हम अधिक आमदनी प्राप्त करते हैं, जो हमारे अन्नदाता हमारे किसानों को सुदृढ़ करते हैं,
हम बात करते हैं आज मछली उत्पादन की। जिस मछली उत्पादन में शायद हम आज से 10 साल पहले 18वें-20वें पायदान पे थे, आज हम चौथे पायदान पे हैं। आंध्रा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हम चौथे पायदान पे हमारा बिहार पहुंच चुका है मछली उत्पादन में। तो निश्चित रूप से ये किसानों की देन है और वैज्ञानिकों का प्रयास है। किसान भाइयों, इसी कड़ी में हम मछली उत्पादन में ही जीरा उत्पादन पर चर्चा करते हैं कि जीरा उत्पादन, मछली का जो जीरा है वो किसानों की आमदनी बढ़ाने में कितना कारगर हो सकता है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से क्या लाभ इसमें लिया जा सकता है, कैसे हम उस योजना से जुड़ सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र मोतिहारी के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर उदय राम गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, मछली जीरा पर हम बात करते हैं, उसके बाद हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर भी बात करेंगे। तो मछली जीरा क्या है सर? सबसे पहले मछली जीरा, चूँकि मछली जीरा हम लोग जानते हैं कि मछली जीरा अभी तक जो हमारे यहाँ किसान हैं वो किसी हैचरी से या जो उत्पादक हैं, खास करके बिहार के बाहर के जो हैं, वहाँ से मंगाते हैं और अपने तालाब में, जो हमारे पौंड है, उसमें डाल देते हैं। उसमें मृत्यु दर अधिक हो कम हो वो किसान के भाग्य पे है, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां हैं, कुछ तकनीक है। तो क्या है मछली जीरा के बारे में पहले हमको बताइए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मछली पालन के क्षेत्र में मछली के बीज का, जीरे का कैसे किसान भाई उत्पादन करे और उससे कैसे लाभान्वित हो, और इसके बीज की जो क्वालिटी है वो उत्तम कैसे बनाए रखे, और या उत्तम क्वालिटी का बीज कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। मछली के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है उसके उत्पादन की निर्भरता उसके क्वालिटी बीज पर निर्भर करती है। अगर मछली का बीज आप सर्टिफाइड हैचरी से या अच्छी हैचरी से लेके आएंगे, जो बीज उत्तम होगा, तो अगर उससे आप अपने तालाब में डाल करके मछली का प्रोडक्शन करेंगे तो आपका प्रोडक्शन, मछली का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छे से आएगा। तो किसान भाइयों, मछली का जो बीज होता है, पहले के समय में ऐसा नहीं होता था कि जो मछली का बीज हम सामान्यतः जो नदियों में, बहती हुई नदियों से, वहाँ पे बारिश के मौसम में जब मछलियाँ जो है अपनी ब्रीडिंग करती थी, तो उसमें हापा और जाल लगा करके किसान भाई वहाँ से मछली का बीज को एकत्रित करके अपने तालाब में डालते थे। लेकिन उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा नुकसान वाली बात ये थी, क्योंकि उसमें एक मछली का या जिस मछली का बीज हमको चाहिए होता था वो हमें नहीं मिल पाता था, क्योंकि प्रकृति के अंदर बहुत सारी मछलियाँ होती थी, जिसमें कुछ परभक्षी मछलियाँ भी होती थी और दूसरी मछलियाँ भी होती थी, जो अवांछनीय मछलियाँ भी होती थी। उनका बीज भी हमारा जो खेती बाड़ी करने वाली मछलियों के बीज के साथ में मिक्स हो जाता था। उससे को तालाब में डालने से बहुत सारी बार क्या होता था कि हमारी जो खेती के लिए जो उत्तम मछलियां हैं, जो हमें अच्छा उत्पादन दे सकती, उसके बीज को वो दूसरा जो परभक्षी मछलियां होती थी वो खा जाती थी। तो और उसके अलावा किसान भाई को श्योरिटी नहीं होती थी कि भाई हम कौन सा बीज लेके आए, क्या है। लेकिन अभी के समय में ये हो गया कि जिस मछली का बीज किसान भाइयों को चाहिए होता है, वो ही बीज का मछली की हैचरी से उत्पादन किया जा सकता है और उत्पादन किया जा रहा है भारत में। और अभी वर्तमान समय में बिहार के अंदर 17,000 लाख फ्राई का जो है उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन ये भी अभी भी ये वर्तमान समय में भी इसकी जो मात्रा है, जो किसान भाइयों की जो डिमांड है, उससे कम है। तो इस क्षेत्र में युवा भाई, बेरोजगार भाई मछली के बीज उत्पादन में जुड़ करके अपनी अच्छी आमदनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मछली के बीज उत्पादन में किसान भाई या बेरोजगार युवा लोग किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या फिशरीज की जो भी जिला कार्यालय पे जो ऑफिस है वहाँ पे जा कर के, या जो भी अपने नेशनल लेवल पर जो इंस्टीट्यूट, वहाँ पर जाकर मछली बीज उत्पादन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। उस प्रशिक्षण लेने के बाद में वो अपने तालाब पे या अपने गांव में जहाँ पर भी ज़मीन का है, उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा, सहयोग के द्वारा अपना हैचरी का निर्माण कर सकते हैं और मछली के बीज का उत्पादन करके जो किसान भाइयों की जो डिमांड है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है
क्योंकि मछली के बीज की जो डिमांड है कभी भी कम नहीं होने वाली है। क्योंकि हमारे दुनिया पे आपको पता है कि धरती के अंदर जो सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वो पानी है। तो पानी इतना है, लेकिन अभी हम उतना पानी को अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास उतनी मात्रा में मछली का बीज उपलब्ध नहीं है जितना हमको चाहिए, क्वालिटी बीज। तो उसके लिए क्या करना है किसान भाइयों को, सबसे पहले जो हेचरी से जो फ्राई या स्पोन जो लेते हैं उसको ला करके अपने तालाब में डालना है, और उसको डालने के बाद में कम से कम 90 से 100 दिन के अंदर उसको अंगुली के आकार का करना है, जिसको फिश फिंगर लिक या अंगुलिकाएँ बोलते हैं। ये जो 3 महीने का जो समय होता है, इस 3 महीने के समय के अंदर किसान भाइयों को इस बीज को, मछली के जो हमने वज़न डाला है उसका कम से कम 5 से 10% उसको बीज को भोजन देना है पूरक आहार में। उसमें सरसों की खली और मूंगफली की खली ये हो जाता है, वो दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके उसके मछली के बीज को सुबह और शाम लगातार ये जो फीडिंग करवाना है। उसका फीडिंग करते समय हर महीने में एटलीस्ट किसान भाइयों को एक बार मछली का जाल चला करके उसकी ग्रोथ को देखते रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें चर्चा हम कर रहे थे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, उससे मछली उत्पादन में कैसे जोड़ा जाए, किस तरह से हम जुट सकते हैं उसके लिए? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अपने प्रधानमंत्री जी का द्वारा इस मछली के क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश किया गया है। 20,000 करोड़ से ज़्यादा इसमें सब जो किसान भाइयों के बारे में मछली उत्पादन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने अपना फंड सेक्शन किया है। इसका मेन एम है कि उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मछली पालन के, हेचरी, उन सब का अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। और उसके बाद में एक चीज़ और, पोस्ट हार्वेस्ट का नुकसान नहीं करना है। और इसमें हेचरी के लिए सरकार जो 20 से 25 लाख तक का किसान को लोन देती है, जिसका लोन लेने के बाद में वो मछली का बीज उत्पादन कर सकते हैं प्रशिक्षण लेकर के। लेकिन ध्यान रहे, अनुदान का बीज जी 25 लाख तक का अनुदान सरकार देता है। इसमें 50 से 60% वो उनकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है क्या है। जब होता क्या है कि महाजनों ये इनगतः सपंथा, सब लोग जो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, तो वैसा ना करके कुछ मछली अगर उत्पादन कर रहे हैं तो कुछ जीरा उत्पादन से भी जुड़ जाइए और बेहतर लाभ आप कमा सकते हैं मछली के जीरा उत्पादन से। इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी डॉक्टर उदय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम फिर मिलते हैं एक नए जानकारी, नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज की कड़ी में हमने आपको कृषि से जुड़ी कुछ नवीन और अहम जानकारियां दी। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी। अगले अंक में ऐसी ही कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।